Hello, everyone. Welcome to GS Core. So, today I have with me another ranker in UPSC 2023 examination, and his name is Nitesh Kumar Mishra. He secured a rank of 158 in this year's examination. And this is not just what all I want to say about him. He's a very special person, right? And special not because of the fact कि इन्होंने ये इम्तिहान पास किया. Special because there are very few people who actually enter the examination having a background in public service without any credit, without any support, without any hope for any credit, who truly do their bit for the society. And Nitesh is one of them. Obviously, this examination will give him far wider canvas to work upon and truly serve the people, serve the country. Welcome, Nitesh. Thank you. Thank you a lot. So, Nitesh, बड़ी रोचक और बहुत ही उतार चढ़ाव से बड़ा जीवन रहा. This was your last attempt. 3 months shy of actually being able to fill the form and cracking the exam like how. So, थोड़ा इस जर्नी के बारे में बात करते हैं. बताइए. प्रिपरेशन आई बिगन इन 2017-18 में मैंने शुरुआत की थी और 18 में मैं पहली बार प्रीलिम्स लिखा. उसी बार मेरा इंटरव्यू भी मैंने दिया एंड समहाउ आई मिस्ड आउट. 19 में फिर मेंस लिखा, इंटरव्यू भी दिया, फॉरेस्ट सर्विस का भी इंटरव्यू दिया, दोनों में मिस्ड आउट हो गया. 20 में सीसैट में ही क्वालिफाई नहीं हो पाया. तो 21 में फिर किन्हीं कारणों से मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाया. 22 में मैं फिर सीसैट में फंस गया. 23 was the last go and final go जिसमें कि I had to prove myself and I have to make a mark, and fortunately with blessings of all I was able to clear. So you have truly made a mark. But more than the number of attempts, more than the prelims, mains, इसके अलावा भी एक निजी तौर पे एक जुझारू जीवन देखा है. और ये जो जीवन है, दिस लाइफ, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर द listeners and viewers. I want to highlight that most likely Nitesh is going to get into the police service, that is the IPS, but he is a family man. So उसके बारे में कुछ बात करते हैं. Yeah, 2019 I got married and I have a daughter of 4 years. 4 साल की बिटिया है मेरी. सबसे कठिन उसी के लिए था क्योंकि शी हैज़ नॉट इवन एन्जॉयड 40 डेज विथ मी. मेरे साथ 40 दिन भी अपने 4 साल में बिता नहीं पाई है. दिस इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस विच माई डॉटर हैज़ मेड फॉर मी एंड आई मिस दोज डेज, क्योंकि वो बड़ी हो जाएगी तो आई विल नेवर एबल टू सी हर क्रॉल, सी हर एबल टू, वो सब मोमेंट्स में एंजॉय नहीं कर पाऊंगा. बट एक मोटिवेशन थी, और ये मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर, इन सब का था कि कुछ भी हो तुझे नहीं फेल होने देंगे, तेरा सपोर्ट सिस्टम हम लोग हैं, तू करता रह, बाकी ईश्वर की इच्छा जैसी होगी, जो होगा सब देखा जाएगा. तो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ माई मदर इज़ इलिटरेट, माई फादर इज़ वर्किंग ऑन ए वेरी मिगर सैलरी. वी आर 2 ब्रदर्स, हम दोनों भाई थे, और हम दोनों को एक ही चीज़ पता था ना कि अगर हमारी किस्मत, नसीब, तकदीर कोई बदल सकता है तो वह है पढ़ाई और वो मेहनत. मेरे पापा बोलते थे कि 6-7 हज़ार की सैलरी में हम तुम्हारी कुछ नहीं बदल सकते हैं, और तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी किस्मत ही तुम्हें आगे ले जाएगी, और तुमको कड़ी मेहनत करनी है. तो हमें मेहनत पढ़ाई, इसके अलावा हमें कुछ समझ में ही नहीं आया. और जब हम आगे बढ़ते गए, आगे किए और बहुत कुछ किए. मेरा ब्रदर एम्स में ऑल इंडिया रैंक 3 लाया,
वो एमडी मेडिसिन करके अभी जिपमेर पौंडीचेरी से उसमें रैंक 2 था, ऑल इंडिया रैंक 2 था, तो ही इज़ डूइंग सुपर स्पेशलिटी देयर। और मैं कार्यरत था ऑलरेडी, मैं एक पीएसयू में ऑलरेडी जॉब कर रहा था और वहाँ पे मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पब्लिक रिलेशंस में था। आई वाज़ डूइंग गुड, माय वाइफ इज़ आल्सो वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन और खुशी मेरे पेरेंट्स को, आई थिंक उनसे ज़्यादा खुशी और सैटिस्फैक्शन किसी को नहीं होगी। जहाँ कहाँ 6,000 7,000 रुपए के पर मंथ 2014-15 तक भी मेरे फादर की सैलरी 7,000 रुपए थी। और आज हम दोनों को सक्सेस होते हुए देख, शायद 2-3 दिन तक तो वो जब फ़ोन करूँ वो रोते रहते थे कि यार क्या हो गया और कैसे से कैसे हो गया। तो इस तरह का जुझारूपन, और ये आपको अंदर से मोटिवेशन ढूँढना है और कहीं से नहीं आएगा। कितने वीडियोज़ देख लीजिए, मोटिवेशन देख लीजिए, बट आपका अंदर का इंटरनल मोटिवेशन इज़ व्हाट इट विल ड्राइव यू फॉरवर्ड। और एक वो होनी चाहिए, अंदर से एक जलन होनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ पाना है। दैट फायर विल लेट यू गो हाई, जैसे वो कलाम साहब का है ना, विंग्स ऑफ फायर। Wings of fire. तो आपको वो विंग्स ऑफ फायर खुद ही बनाना है, अपने विंग्स खुद ही लगाने हैं। तो जो आपने कहा वही स्टोरी रही, स्टार्टेड फ्रॉम वन रूम, एक रूम में हम 4 लोग रहते थे, एंड नाउ भगवान की दया से आज आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ अपनी स्टोरी। नहीं तो मेरे जैसे बहुत लोग गुमनाम रह जाते हैं और चले भी जाते हैं, बट नहीं, निराश नहीं होना है, कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और नितेश का जीवन इस वाक्य को सार्थक करता है। और सिर्फ नितेश का ही जीवन नहीं, मैं तो कहूंगा कि इनके घर वाले, खासकर इनके माता पिता, भाई और धर्मपत्नी का नाम मैं सबसे एंड में रखूंगा, और उनके बाद शायद इनकी नन्ही सी बिटिया। कहते हैं बेटियां बड़ी लाडली होती हैं, और नितेश जी ने बताया कि कैसे परिवार ने एक बहुत बड़ी आहुति दी इस यज्ञ में, कि किस तरह से एक पूरा सिस्टम was created around Nitesh to actually support him. And that support system is the key. But not all of them have that support system. Financial support, the moral support system is absent. A lot of you might be facing the same thing. Do share with us, what are you facing? Taking forward our conversation from this, Nitesh, about the support system, I'm told that Nitesh, while he was preparing, while he was able to make some mark for himself while working in a PSU at a respectable position, at a fairly senior to middle level position, his zeal for public service was not extinguished. The fire did not extinguish. And as he was saying that it should come from within, the wings of fire. So Nitesh continued to support candidates who were aspiring for civil services and other government examinations. Candidates who had no support system at all. And while he was tracing his own support system, Nitesh became a support system for them. Tell us about it. आपने काफ़ी इमोशनल नोट एक छेड़ दिया है, तो उसी सिलसिले को आगे करते हुए मेरे 2 परम मित्र हैं, एक तो जूनियर है, एक मित्र हैं। तो वो दोनों को कुछ नहीं पता था कि करना क्या है, बट उनको भी कुछ ज़िंदगी में अच्छा करना था और मैं भी अपनी तैयारी चालू कर रहा था। मेरे पास, उन दोनों में और मेरे में यही फ़र्क थी कि उन दोनों के पास जॉब नहीं थी, मेरे पास जॉब थी और मेरे पास कंपनी का दिया हुआ घर था, सब कुछ था। तो मैं बोला उन लोगों को कि तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तुम अपना कपड़े लेके पहुंच जाओ, बाकी वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हम करेंगे, अपना मिल के करेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना कि वो 3 इडियट्स थे हम लोग, 3 इडियट्स के ही पार्ट थे, वैसे ही हम सिस्टम थे। तो ड्यू क्रेडिट्स टू देम, मैं सक्सेस जब पाता हूँ तो उन दोनों का नाम मैं लेना भी चाहूँगा और लोग जाने भी उनके बारे में। देवाशीष थे हमारे, वो उड़ीसा फॉरेस्ट सर्विस में 2021 में ज्वाइन कर लिए। 3 साल 4 साल हम लगातार स्लॉगिंग करते थे, दिन रात पढ़ते थे, मेहनत करते थे। मैं ऑफिस जाता था दिन में, वो दिन में सोते थे, फिर रात में साथ बैठ के पढ़ते थे हम लोग। तो इट वाज लाइक दैट।
किसी चीज़ में मैं उनको बोल के जाता था कि यार ये सब चीज़ें देख के रखना, साथ में डिस्कस करेंगे शाम में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम थी। तो मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं न कहीं जो मैं टाइम मैनेज कर पाया उसमें देवाशीष का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। उसी तरह एक मिलता-जुलता ही नाम है आशीष, दोनों लगते हैं देवाशीष और आशीष। आशीष बहुत प्यारा जूनियर है, बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड बन चुका है वो। वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जॉइन कर लिया। उसको भी बहुत तैयारियाँ कराई, वो भी 2 बार 3 बार मेंस लिखा, देवाशीष भी लिखा, बट अनफॉर्च्यूनेटली डेस्टिनी उनके साथ नहीं थी या कुछ और ही डेस्टिनी को मंजूर थी। वो क्लियर नहीं कर सके। आशीष के पास अभी भी अटेम्प्ट है, मैं चाहता हूँ, भगवान से कामना करूँगा कि वो अभी भी कर सके। वो एक जॉब जॉइन कर चुका है। तो मेरा उन दोनों को सपोर्ट करने के पीछे रीज़न यही था कि मैं अपने लाइफ में एक प्रिंसिपल बना के रखा हूँ कि भगवान ने अगर मुझे कैपेबल बनाया है, तो मुझे अपने जैसे 5-6 लोग और तैयार करने हैं, उनको और 5-6 करना है। वो जस्ट वो चेन रिएक्शन टाइप का, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है ना, 1 ने 5, 5 ने 5, तो ऐसे करके 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 ऐसे करते रहना है, तो वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव। जब मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं थी, तो कहीं न कहीं से भगवान कोई न कोई सपोर्ट सिस्टम देता था। जब मेरे पास थोड़ी-सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गई थी, जितनी भी कैपेबिलिटीज़ थी, उसके बेसिस पे मैंने उनको बेस्ट मोरल सपोर्ट और जो भी सपोर्ट आप बोल सकते हैं, बाकी सपोर्ट का नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि आई एम बीइंग अबाउट दैट, बट मोरल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, और दे वर आल्सो इक्वली पिलर्स ऑफ सपोर्ट फॉर मी। ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन था, इट वाज़ टू वे, और वो दोनों मेरे हर चीज़ में खड़े रहे। 2020 का रिज़ल्ट मुझे याद आता है, रात को 1 बजे के करीब आई थी 2019 मेंस की रिज़ल्ट, और हम एक्सपेक्टेड थे कि शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ही मैं इंटरव्यू दिया था, रिज़ल्ट नहीं आया। वो दोनों भी लिखे थे। हम तीनों एक साथ मतलब इमोशनली पूरे खत्म हो गए थे, डाउन हो गए थे, और तीनों एक साथ वहाँ से चल के बस स्टैंड पे गए, वहाँ पे चाय मिलती थी। घर पे चाय बनाने का भी मन नहीं था। चलते हुए 2 डेढ़ किलोमीटर, डेढ़ 2 किलोमीटर चाय पीने गए, वहाँ चाय पिए, बात किए। बोले कोई नहीं, मैं उन दोनों को ढाढ़स बना रहा हूँ, वो मुझे बना रहे हैं। सर इस बार होगा, आपका भी होगा, हम लोगों का भी होगा। तो वैसे अपने सपोर्ट सिस्टम्स आप डेवलप कीजिए। आप कट ऑफ मत रहिए, दुनिया में अच्छा कीजिए, ज़रूर अच्छा होगा। तो आशीष के लिए तो मैं अभी भी प्रार्थना करता हूँ, और आप व्यूअर्स लोगों से भी बोलूँगा कि आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो भी ऐसा ही लड़का है जो अपने जैसे और 20-25 तैयार करने के लिए खड़ा है। तो एक तरीके से like we have that multi-level marketing. So Nitesh actually wanted to start a MLM for good work. क्योंकि मार्केटिंग क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए मैं इन चीजों का प्रयोग कर रहा हूं. So Nitesh, let's talk something about the examination as such. Hardcore talk about the examination. So Nitesh actually took up agriculture as an optional, right? Which is, by the way, is not taken up by a lot many candidates. So Nitesh, was it just your academic background that made you take this, or your belief that this is a subject I can do, I can crack this exam with? या आपने कुछ ऑप्शनल्स चेंज भी किए बीच में? क्या रहा ऑप्शनल के बारे में, थोड़ा सा बताएं. देखिए, ऑप्शनल की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग शुरू होती है 2010 में, जब मैं ICAR का एंट्रेंस क्लियर किया और मुझे BSc एग्रीकल्चर चूज़ करने का मौका मिला, और मैं दिल से BSc एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता था, और मैं TNU कोयम्बतूर पहुंचा, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर में. तो वहाँ के फैकल्टीज़, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के सपोर्ट सिस्टम का तो मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से मुझे एग्रीकल्चर पढ़ाया, मुझे ऑप्शनल चेंज करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. लोग कहते हैं कि मतलब ऑप्शनल चेंज करते रहते हैं, यार ये अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें करते हैं. मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्रीकल्चर में 306 नंबर स्कोर किया था. दूसरे अटेम्प्ट में जब मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, उसमें भी मैं 270 स्कोर किया. तो आई नेवर फेल्ट लाइक कि आई शुड चेंज माई ऑप्शनल. प्लस एग्रीकल्चर ऑप्शनल मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैंने जिया. एग्रीकल्चर 4 साल पढ़ाई की, MBA एग्री बिजनेस 2 साल किया, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी में मैं हूँ. तो एग्रीकल्चर के लिए मुझे लगता है कि मैं एग्रीकल्चर के लिए ही बना हुआ था, और एग्रीकल्चर मेरे सिस्टम में था. और मैं ऑनेस्टली विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आप लोगों को बोलूँगा कि हाँ ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है फ्रस्ट्रेशन कभी कभार कि एग्रीकल्चर में अराउंड आप देखेंगे तो 22 से 24 मास्टर सब्जेक्ट है. जो ऑप्शनल हैं उनमें से 22 से 24 मास्टर सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो लड़के ओवरवेल्ड होकर छोड़ देते हैं. बट एग्रीकल्चर के साथ सबसे अच्छा चीज़ ये है ना कि आपको एग्रीकल्चर को पढ़ना या रटना नहीं है, समझना है, जीना है, और आप बढ़िया कर सकते हैं. तो इसी सिलसिले में मैं कहूँगा कि आपके एग्रीकल्चर की
तैयारी को आप अपने प्रिपरेशंस यूपीएससी प्रिपरेशंस के से पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो भी सिलेबस है वो हर कोर्स आपको बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान पढ़ाई ही जाती है। तो एग्रीकल्चर इज एन ईजी ऑप्शनल टू स्कोर गुड मार्क्स। दो लास्ट 2-3 साल से थोड़ी मार्किंग डाउन साइड में रही है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट एग्रीकल्चर ऑप्शनल में विथ मिनिमम एफर्ट आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। Okay, so that was a note for candidates who are actually taking up agriculture as an optional. Uh, there is obviously a green light there, and the green light is sitting right with us right now. GS के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी. When it comes to general studies, and I would like you to answer three questions combined, because I think that will make more sense to the listeners. GS एक अपने आप में एक जाल है, क्योंकि there are so many subjects of differing hues which are present. At the same time, you were a working professional and a family man, right? So obviously you told us that how your family contributed their bit, whatever maximum they could do to support your preparation. But there are so many candidates out there who are actually working, supporting their families in a way, right? And have those so-called life challenges to encounter while preparing for the examination. ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या हम ऐसी 5 बातें या 5 उनके लिए कोई मंत्र दे सकते हैं कि आपको ये तो करना ही चाहिए? आप वर्किंग हैं, आप जो है किसी ना किसी चैलेंज से जूझ रहे हैं, और आपको तैयारी भी करनी है. तो इसका सबसे बढ़िया यही रहेगा कि मैंने क्या किया, मैं वो बता सकता हूँ, और आई थिंक इट शुड बी एनफ फॉर दैट. तो मैं अपना एक जनरल रूटीन जो मैं फॉलो करता था वो मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कहना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर से हो चाहे किसी भी फील्ड में. तो सबसे बेसिकली क्या होता है, हम 9 to 5, 9:30 to 6 हमारी वर्किंग टाइम्स जनरली ऐसी ही होती है. तो जब भी आप ऑफिस से, मैं आता था ऑफिस से आके फ्रेश होके बढ़िया की नींद ले लेता था, 2 घंटे 1.5 घंटे बढ़िया स्लीप लेता था. 8:30, 9, 9:30 बज जाते थे. 7:30 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, वहाँ चीट नहीं करना है. 2 घंटे की नींद लेना है. उसके बाद घर पे फ़ोन लगाता था, पापा मम्मी बिटिया सबसे अपना बात कर लिए. अगर आपकी सर्कल छोटी है तो आपके टाइम बच जाएंगे, अगर आप फैमिली मैन है तो फिर आपको आधा घंटा तो देना ही पड़ेगा. तो 10 बजे डिनर करता था, थोड़ा सा एक 15-20 मिनट का वॉक, 10:30 से 1:30 एक स्ट्रेच में खींचता था. फिर एक कॉफ़ी, 1 या 2 ब्लैक कॉफ़ी चलती थी अपनी. फिर 1:30, 1:45, 2 o'clock से 3:30, 4 o'clock, ऑलमोस्ट 5 आवर्स डेली. उस टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे कम नॉइज़ पोल्यूशन होती है, सबसे कम टेलीफोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कोई कुछ नहीं होता है. तो उस दौरान आप पढ़िए. सैटरडे संडेज अगर आपकी हॉलीडेज, आपके ऑर्गेनाइजेशन परमिट, संडेज तो सभी की हॉलीडेज होते हैं, सैटरडेज जिनकी हॉलीडेज होती हैं उन दिनों को आप पढ़ने के साथ साथ टेस्ट सीरीज देने के लिए या मॉक्स देने के लिए यूज़ कीजिए. तो मैं वो करता था. प्लस जो आपने कहा कि वर्किंग का इस बार मैं सबसे खास बेनिफिट देखा एथिक्स पेपर में. बहुत मैं चिंतित था, एथिक्स के स्कोर मेरे उतने अच्छे नहीं होते थे, बट वर्किंग के दौरान जो मैंने पिछले 6-7 साल में फेस किया ऑर्गेनाइजेशन में, और कोइंसिडेंटली ऐसे केस स्टडीज इस बार भी थे और पिछले बार भी रहते हैं कि जहां काम आपने किया क्रेडिट कोई और ले गया. कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ वुमेन रिलेटेड इश्यूज, कुछ ऐसे इश्यूज. तो मैं इस बार एथिक्स के केस स्टडीज में सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट करने की कोशिश किया, जो भी मैंने फेस किया है और या जो भी पॉसिबल था मेरे लर्निंग्स में, मेरे सर्कल्स में. और मुझे 127 नंबर मिले GS4 में, एंड विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. तो एक तो आपको अपने जो आपकी वर्किंग है ना, उसको आपको एडवांटेज के तौर पे लेना है. जिस डोमेन में भी आप काम करें, अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाती है, उससे उसको लेवरेज कीजिए. अगर आप फर्टिलाइजर में काम करते हैं तो उसी तरह जिस भी सेक्टर में काम करते हैं वो आपको एक GS का किसी ना किसी एक सिलेबस का पार्ट तो होता ही है, जहां भी आप काम कीजिए. वो था. प्लस जहां भी आप काम करते हैं तो अपने ट्रैवल टाइम को न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए या न्यूज़पेपर सुनने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप. तो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. देखिए जैसे कि मैं ट्रैवल करता था मेट्रो में, तो उन दौरान पे मैं या तो सुबह को क्या करता था, पिछले दिन के करंट अफेयर सुन लेता था, या कोई मोटिवेशनल टॉक या मोटिवेशनल वीडियोस में सुन लेता था. थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना भी जरूरी है. ये प्रिपरेशन ऐसा है, कभी ऑफिस के टेंशंस, कभी फैमिली के इश्यूज, आपको कुछ भी हो जाए मोटिवेटेड रहना है.
सिंपली मोटिवेटेड रहना है। तो ये मेरा अपना स्ट्रेटजी था जो कि मैं अपना रूटीन फॉलो किया। रही बात सोर्सेज की, ज़्यादा सोर्सेज फॉलो मत करें। कोई एक या दो सोर्स को आप ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए। जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, किसी का भी आप कीजिए। मैं किसी को एक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या किसी एक को नेगेट नहीं कर रहा हूँ, बट उस पे आप भरोसा रखिए। मेरा ब्रदर डॉक्टर है, वो कहता है कि भैया आधी बीमारियां ठीक हो जाती है अगर वो पेशेंट डॉक्टर पे ही ट्रस्ट कर ले। फैक्ट है। आपको भी अपनी उस किताब पे ट्रस्ट करना है। आप जिसकी भी पढ़िए, किसी की भी नोट्स पढ़िए, उस पर ट्रस्ट कीजिए और रिवाइज कीजिए। इससे बढ़िया स्ट्रेटजी कुछ नहीं हो सकती है। आप मीम्स का शौक रखते हैं? बहुत बहुत। बहुत। तो आपदा को अवसर में बदल लिया और यही एक मैसेज जाता है नितेश के उससे एक जीवन से कि कैसे उन्होंने अपने काम को, अपने जीवन के इर्द गिर्द जो चैलेंजेस थे उनको एक एसेट की तरह यूज किया, एक वेपन की तरह यूज किया टू एक्चुअली शार्पन हिज स्टडी। एंड बाय द वे, सबकी छुट्टी नहीं होती संडे, लक्ष्मण। तो तो वो एक है सिनेरियो। तो इसीलिए मैंने बोल भी दिया कि सैटरडे संडेज वाला भी देखना है। तो किसी भी दिन ऑफ ले लो, अपने लीव्स को यूटिलाइज करो जिनको अर्न लीव्स मिलती हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं ज्वाइन किया अभी तक मेरे 200 अर्न लीव्स हो चुके होते, जिससे कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर कर सकता था, बट मेरे पास 0 है क्योंकि अर्न लीव बचा ही नहीं। टूर से आपने कहा ना, अर्न लीव सभी के नहीं होते लक्ष्मण। तो टूर से मेरे को तो पता है, बट आई वुड लाइक यू ऑल टू नो कि नितेश मजे के लिए क्या करते हैं, एंड व्हाट डज ही लाइक टू डू फॉर फन, हाउ ही एक्चुअली अनवाइंड्स हिमसेल्फ। बताइए। मैं बॉर्न ट्रैवलर हूँ। जो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी हॉबी वो है जो यूपीएससी के डीएएफ में लिखते हैं, तो मेरी हॉबी ट्रैवलिंग हॉबी मैं पिछले 4 बार से यूपीएससी के डीएएफ में लिखता हूँ। ट्रैवलिंग इज द वे ऑफ माई लाइफ। मतलब ट्रैवलिंग से मैं ज्योग्राफी सीखता हूँ, ट्रैवलिंग से मैं हिस्ट्री समझता हूँ, ट्रैवलिंग से मैं आर्ट एंड कल्चर सीखता हूँ। ट्रैवलिंग जब भी मैं करता हूँ, और मेरे साथ जो भी ट्रैवल करते हैं ना, दे एंजॉय ट्रैवलिंग विथ मी। बोलता है कि यार तू चलता है ना तो मुझे सब कुछ बताते चलता है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स ये हैं, यहाँ का ये लैंग्वेज है, यहाँ का ये आर्ट एंड कल्चर है, और इतिहास भी बता देता है। जैसे कभी हम उत्तराखंड जाते हैं तो बताते हैं कि यार 1816 की लड़ाई नहीं हुई होती तो उत्तराखंड शायद हमारा पार्टी नहीं होता। कि कितनों को बता देता हूँ। जैसे ऋषिकेश से गुजरते हैं तो वो जो भाबर, खादर, भांगर, उसी को ही पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जो भी है, जैसे रिवर देवप्रयाग में देखे तो उसी से याद ही कर लिए कि यार भगीरथी और अलकनंदा यहाँ आके मिल रही है। तो ट्रैवलिंग was a source of education for me. It was a source of motivation for me. It was a source of getting refreshed. ऑफिस का काम, पढ़ाई, फैमिली, इन सब टेंशनों के बीच हर 2-2.5 महीने में मैं कोशिश करता था कि 3 दिन 4 दिन की कभी भी एक ब्रेक लेना है, और उसमें बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं फैमिली मैन हूँ। मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ नेटवर्क बहुत कम हो, जहाँ की कॉल के डिस्टर्बेंसेस कम हो। जाइए और कुछ मत कीजिए। बस मैं यही करता था 3 दिन। आने के बाद अगले 2-2.5 महीने के लिए बोलते हैं ना बूस्टर पैक डलवा लिया, तो बूस्टर पैक डलवा के आता था। और मैं बाय नेचर ट्रैवलर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट्स छोड़ के मैं ऑलमोस्ट 24-25 स्टेट्स अपने कंट्री के कवर कर चुका हूँ। बाय बाइक, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय कार, मतलब एवरी सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने यूज़ किया है और ट्रैवल किया है। और साथ में मैं सोलो कभी ट्रैवल नहीं किया। 2 लोगों मैं जनरली 2 हमारे पार्टनर थे, आशुतोष जी अभी छत्तीसगढ़ में हैं, तो हम दोनों खूब ट्रैवल करते थे। बाद में जब फैमिली हो गई तो हमारे दोस्त सर्कल भी ऐसे बन गई कि हमारी वाइफ लोग भी सब ट्रैवलर बन गई। वो भी अब खूब 2 महीना हो गया नहीं नितेश सर टूर पे नहीं निकले, वो लोग भी पकड़ के हमको टूर पे निकाल लेती थी। तो ट्रैवलिंग हैड बीन माय सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ लर्निंग। दैट वाज इट। तो मोटिवेशन के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बात यहाँ कर चुके हैं, एंड नितेश has told various things, for example traveling, life experiences, how his work motivated him. But नितेश, एक ह्यूमन लेवल पे जिस उतार चढ़ाव से बड़ा जीवन रहा, और इतनी सारी चीजें हम साइमल्टेनियसली कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे, लोगों को भी सपोर्ट कर रहे थे, ऑफिस के भी चैलेंजेस थे, परिवार की अपनी परिस्थितियां थी, फिर जो है वैवाहिक जीवन और ये सब. What keeps you going? I mean, this entire cycle of fueling, refueling is fine, but what drives you that actually keeps कि नहीं, आगे ही चलो, आगे ही चलो, आगे ही चलो. What is next?
that kind of an attitude I see in you. What actually is the force and the drive behind it? वो ड्राइव जो है ना, वो कहीं न कहीं मेरे बचपन, मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है कि हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो हमको एक सपोर्ट सिस्टम बनना है। जो मैंने आपको पहले भी बोला, वो चेन रिएक्शन जो आप बोले एमएलएम वाली, तो मैं अपने ज़िंदगी का यही फंडा है कि इस लेवल पे मैं 1, 2, 3 का मदद कर सकता हूँ। कल को मैं अगर पोजीशन मुझे मिलती है या मुझे अथॉरिटी मिलती है, तो 1, 2 दिन क्यों, 300, 400, 500, 3000, 4000, तो दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाना है रहने के लिए, और वो मेरा मोटिवेशन हमेशा से ही रहा है। पैसे, ऑल दीज थिंग्स दे डोंट ड्राइव मी, तो व्हाट इट ड्राइव्स मी कि जब एक आदमी को हंसते हुए देखता हूँ, खुश देखता हूँ, जैसे कि मेरे अपने दोस्तों के पेरेंट्स को मैं देखा, जो उन दिनों का दोनों तीनों का नाम लिया, उनके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी थी जब वो सिलेक्ट हुए, नथिंग कैन बाय आउट दैट। तो मैं उसी मोटिवेशन, वही मेरा मोटिवेशन रहता है ना कि फैमिली तो खुश होगी, नहीं भी करते तो भी फैमिली हमारे साथ ही रहती, वो भी तब भी खुश होती, बट समाज के लिए कुछ बड़ा शायद नहीं कर पाते, करते, बट वो शायद स्केल इतना छोटा हो पाता कि शायद उतना लेवल नहीं हो पाता। तो वो जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज को एक अच्छा बनाना है, वही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रही है हमेशा से के। और इनफैक्ट मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स ये भी बोलते हैं कि तू इतनी काउंसलिंग देता है, लोगों को इतनी गाइड करता है, मतलब किसी को 10th में एडमिशन, 12th में एडमिशन कहाँ लेना है से लेके सिविल सर्विस की तैयारी कहाँ करनी है से लेके शादी करूँ कि ना करूँ, वहाँ तक का काउंसलिंग मैं प्रोवाइड करता हूँ, और वो भी एट नथिंग। एक कप कॉफ़ी पिला दे बस काफ़ी है, बैठ के बात कर लेंगे। तो दैट हैज़ बीन माय मोटिवेशन कि लोगों को खुश देखना है मुझे। दैट हैज़ बीन, एंड पब्लिक सर्विस, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है मेरा। That's really great कि आप जैसे लोग ऐसा सोच रहे हैं। तैयारी में ऑब्वियसली एक ह्यूमन फैक्टर रहता है, एक पर्सनल फैक्टर रहता है, एक एकेडमिक फैक्टर होता है, और आज हम यहाँ हैं जीएस कोर में। आपको क्या लगता है कि जीएस कोर किस हद तक आपको सपोर्ट कर पाया आपकी तैयारी में? जीएस स्कोर का मैंने बताया था, मैंने इस बार तो मेंस नहीं लिखा था। जब मैं अपने इनिशियल डेज में था, तो जीएस स्कोर का मेंस टेस्ट सीरीज़ मैंने यूज़ किया था, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, एंड शायद उसके बाद मैं कभी कहीं का लिया नहीं। जीएस स्कोर का जब मैं 2019, 20 में, 21 में लिया था, उसके बाद मैं कहीं लिया नहीं, और इस बार भी मैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान भी और कहीं मॉक इंटरव्यूज़ भी नहीं दिया। मैं सिंगल जीएस स्कोर में दिया। जीएस स्कोर का जो फीडबैक था इनके फैकल्टीज़ का, सर लोगों का, वो मोटिवेशन के बाद तो मैं शायद बहुत खुश हो गया कि इस बार तो होना ही है। वो सर ने लास्ट में मुझे कहा भी था कि इस बार आपका होगा, एंड इट्स आवर ब्लेसिंग्स। देखिए, बहुत लोग ब्लेसिंग्स के लिए बोल देते हैं, बट दे एक्चुअली मीन्ट इट। मैंने उनकी आँखों में देखा और उन्होंने मुझे देखा, बोला कि नहीं, आपके अंदर वो डिज़ायर है, भूख है। तो जीएस स्कोर के साथ जो वो ह्यूमन टच है, दैट इज़ व्हाट, वो मेरे को बहुत मदद किया। टेस्ट सीरीज़ में भी मैं देखता था, टेस्ट के क्वेश्चंस में बहुत अच्छे फीडबैक्स लिख के आते थे, पर्सनलाइज़्ड फीडबैक्स आते थे। इंटरव्यूज़ में भी फीडबैक अच्छे थे। बाकी आपके फ्री रिसोर्सेज़ बहुत हैं जो कि अवेलेबल होते थे, वो मैं यूज़ किया हूँ। एथिक्स का टर्मिनोलॉजीज़ करके एक बहुत अच्छा है आपके पास, 100 या 110 टर्मिनोलॉजीज़ करके कुछ है, वो मैंने यूज़ किया था। एक पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी आप लोग बना रखे हैं कि एथिक्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ पर्सनैलिटीज़, वो मैंने यूज़ किया। एक और आपने सबसे अच्छा चीज़ जीएस स्कोर का है, जो मेंस के सब्जेक्ट का माइक्रो लिस्टिंग्स किए हुए हैं। वो बहुत रेयर डॉक्यूमेंट है, लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट वही ब्रह्मास्त्र है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। मैंने उसी को यूज़ किया, अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया कि इस चीज़ को पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ना है। तो जीएस स्कोर मल्टी लेवल पे हेल्प किए हैं। मैक्सिमम टाइम तो जो भी आपके फ्री रिसोर्स इनिशिएटिव्स थे, क्योंकि द रीज़न बीइंग कि मैं मल्टीपल रिसोर्सेज, मैं पहले भी बोल चुका, आई एम नॉट ए फैन ऑफ फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज। हाँ, हर सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। मतलब जैसे इकोनॉमिक्स के लिए किसी को फॉलो किया, हिस्ट्री के लिए किसी को किया, एक पब्लिक मतलब जो भी अपने एथिक्स के लिए किसी को किया, बट जिसको भी किया पूरा दिल से उसी को फॉलो किया। तो जीएस स्कोर के साथ जो ह्यूमन टच है, जो उनका एक कुछ अलग करने का है, देखिए भीड़ में तो सभी लोग चलते हैं, बट वो एक ह्यूमन टच देना ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब 10,000 15,000 का भीड़ इकट्ठा कर लो, और लेकिन आप किसी को सपोर्ट ना दे पाओ ना, तो कोई पॉइंट नहीं होता है। एंड पीपल इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी एंड टाइम। मनी तो चलिए आ जाएगा चला जाएगा, टाइम कौन देगा? टाइम कोई नहीं दे सकता है। तो आप लोगों के लिए ये, मतलब मैं अब क्या बोल सकता हूँ, जीएस स्कोर हैज़ बीन सो मच एसोसिएटेड, ये नहीं कि, और मेरे आप ज़्यादा जगह देखे भी नहीं होंगे कि मैं कहीं अपीयर होता हूँ। मैं जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, जीएस स्कोर के साथ एक लगाव है। तो ह्यूमन टच है, आप लोग जैसे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, मनोज सर को मैं मिला तो नहीं हूँ, बट मनोज सर के जैसे एक अच्छे मेंटोर हैं, एसबी सिंह सर थे, उनका मेंटोरशिप है।
So these are all the factors. Thank you. We are delighted that we could support your preparation a bit, add something to the grand plan that the destiny had for you. So we are almost, and Nitesh has given so much time of his to us. We are almost towards the end, and towards the end, I would like to ask. A lot many people tell us that do this, do that, etc., etc. Are there any don'ts that you should not do this at all for the exam? डोंट्स काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि डूज तो सभी बोलते हैं, डोंट्स का क्या है? डोंट्स में क्या है जो मैं कहना चाहूँगा, और मैं हमेशा रिपीट भी करता हूँ उस बात को, अपने सोर्सेस, अपने रिसोर्सेस और अपने आप, इसी पे ट्रस्ट करो, बाकी किसी पे ट्रस्ट मत करो। दिस इज़ द फर्स्ट डोंट। दूसरा, आपको अननेसेसरली प्रेशर ट्रैप नहीं लेना है, अननेसेसरली प्रेशर ट्रैप में नहीं फंसना है कि मुझे परफॉर्म ही करना है। और हम सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं ना जब हम सोचते ही नहीं है। परफॉर्मेंस कॉन्शियस नहीं होना, आपको भूल जाना है कि आप कोई एग्जाम लिख रहे हो। हाँ, कोई एक बड़ा मिशन पे हो, वो बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए, वो सेंटर ऑफ द ब्रेन में नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ना फिर जब जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हैं ना तो चीज़ें खराब होने लग जाती है। पहले दूसरा चीज़ ये, कॉन्शियस आपको नहीं होना, आपको प्रिपेयर करते रहना है और छोड़ देना है। रिजल्ट्स विल ऑलमोस्ट टेक प्लेस। मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे कि यार इतना प्रिपेयर कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। बोला कि यार देख, वही महेंद्र सिंह धोनी वाली बात है, बिलीव इन द प्रोसेस नॉट इन द रिजल्ट। तो आप प्रोसेस में बिलीव कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगी। तीसरा डोंट है कि जिनको भी आप फॉलो करते हैं तो उनके अच्छे चीज़ को देख के फॉलो कीजिए, उनके बुरे चीज़ों को फॉलो मत कीजिए। और आजकल बहुत सारे चैनल्स पे मैं देखता हूँ ग्रैंड एंट्री वीडियोस, ये वो, उसको देख के आप टाइम खराब कर रहे हो। यार उनका हो गया, वो ग्रैंड एंट्री करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपका तो नहीं हुआ है ना, आपको तो करना है ना, आपको अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। तो ठीक है, एक फैंडम और ये सब ठीक है एक लेवल तक, बट आपको अपना टाइम को खुद यूटिलाइज करना है। तो ये अननेसेसरली बिंज वाचिंग और ये वो, इन सब चीज़ों को जितना हो सके डोंट्स में रखिए। मैं कभी ये नहीं मना करता हूँ कि आप, मैं खुद भी देखता था वेब सीरीज़ जो भी अच्छी आती थी, वो वेब सीरीज़ भी मैं देखता था, सब कुछ करता था, बट वेब सीरीज़ में ही ढूंढने लग जाओ। कुछ बच्चों को मैंने देखा है आदत कि ओरांगुटान का क्वेश्चन आ गया तो अब लेके पूरा डिस्कवरी का सारे देखने लग गए एनिमल बिहेवियर के लिए। तो आपको अपने सोर्सेस और अपने आप पे ट्रस्ट करना है और भरोसा रखना है खुद के ऊपर। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। दैट इज़ माई लास्ट मैसेज कि खुद पे भरोसा रखिए, दुनिया अपने आप आपको भरोसा करने लग जाएगी। बिकॉज यू कैनॉट ट्रस्ट ए पर्सन हु इज़ नॉट ट्रस्टिंग हिमसेल्फ। और आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है और करते रहना है, कम व्हाट द सिचुएशन में, कितनी भी डिस्पेयर सिचुएशन हो। मैं तो अपने लाइफ को उसी से मानता हूँ कि इंटरव्यू दे दिए, 15-16 मार्क्स से आप मिस कर गए, अगले 3 साल तक आप प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, बट आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। तो भरोसे पे ये चर्चा आज खत्म हो रही है, और ऐसी बहुत सी चर्चाएं मुझे लगता है मैं, नितेश, हम लोग आगे भी करते रहेंगे। और लेकिन भरोसा, ये बहुत अहम बात नितेश ने यहाँ कही है। और इसी भरोसे के साथ लेट अस एंड दिस इंटरव्यू एंड विश बेस्ट टू नितेश दैट द मिशन ऑन विच ही हैज सेट आउट, अ न्यू paradigm on which he is about to embark, he succeeds, flourishes in that, and comes up with flying colors and make the entire country proud, just like he has made all of us associated with him in some manner, his family, his people, proud. Many congratulations to you again, Nitesh, and thank you so much. Thank you. God bless you all.